Hello students, welcome in the online classes of MDN School Kalayat. As you know, we are on third lesson of Public Ed of 11th class. आज हम 11th क्लास का पब्लिक एड का थर्ड लेसन में राज्य प्रशासन का ढांचा के विषय में पढ़ेंगे। आइए विस्तार से पढ़ें। केंद्रीय प्रशासनिक ढांचे के समान ही राज्य प्रशासन का ढांचा गठित किया गया जो निम्नलिखित रूप का है। सबसे पहले क्या, राज्यपाल के विषय में पढ़ेंगे। राज्यपाल राज्य प्रशासन में संसदीय शासन प्रणाली के अनुरूप राज्यपाल केंद्रीय प्रशासन में राष्ट्रपति की तरह एक संवैधानिक मुखिया के रूप में अपना सर्वोपरि स्थान रखता है। कहने का अर्थ है भी केंद्र प्रशासन में यानी केंद्र सरकार में जो राष्ट्रपति का स्थान होता है वही क्या है, राज्य के में राज्यपाल का स्थान होता है जो राष्ट्रपति का केंद्र प्रशासन में होता है और वही स्थान राज्यपाल का राज्य प्रशासन में होता है। राज्य में समस्त प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग उसी के नाम पर किया जाता है। किसके नाम पर? राज्यपाल के नाम पर। दूसरे शब्दों में राज्य का प्रशासन राज्यपाल के नाम पर चलाया जाता है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और उसकी इच्छा प्रयत्न ही वह अपने पद पर बना रहता है। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार यदि राज्य के अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए तो वह सीधे राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता हुआ राज्य का वास्तविक मुखिया बन जाता है। मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद केंद्रीय प्रशासन में जो स्थान प्रधानमंत्री एवं संघीय मंत्रिपरिषद का होता है वही स्थान राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री एवं राज्य मंत्रिपरिषद का होता है। कहने का अर्थ है जो केंद्र प्रशासन में जो स्थान प्रधानमंत्री का है और राज्य प्रशासन में वही स्थान किसका? मुख्यमंत्री का है और यही राज्य की वास्तविक कार्यपालिका है। राज्य प्रशासन का उत्तरदायित्व भी मंत्रिपरिषद पर होता है। वह इसके लिए राज्य विधानसभा जिसमें जनता के प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं के प्रति उत्तरदायी होती है। समस्त प्रशासन को विभिन्न विभागों में विभाजित कर दिया जाता है। कहने का अर्थ है क्या है, विभिन्न भागों में बांट दिया जाता है जो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उस समय तक कार्य करते रहते हैं जब तक उन्हें राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त होता है और अतः इसे राज्य प्रशासन की महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाई भी कहा जा सकता है। मुख्य सचिव तथा सचिवालय राज्य प्रशासन का सारा कार्य राज्य सचिवालय में संपन्न होता है यानी पूरा होता है। राज्य सचिवालय राज्य की प्रशासनिक गतिविधियों का मस्तिष्क होता है और राज्य सचिवालय में राज्य प्रशासन के सभी विभाग और मंत्रालय आते हैं। सभी विभागों के सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी जो वरिष्ठ नेता हैं जो राज्य सचिवालय में ही बैठकर नीति क्रियान्वयन संबंधी कार्य करते हैं। हरियाणा राज्य का राज्य सचिवालय चंडीगढ़ में स्थित है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों की को आवश्यक प्रशासनिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए जो निकाय होता है उसे उस राज्य का सचिवालय कहते हैं। राज्य सचिवालय का मुखिया मुख्य सचिव होता है जो राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को नेतृत्व देता है। वह राज्य सरकार का जनसंपर्क अधिकारी भी होता है। मतलब राज्य सरकार का मतलब जनता से संपर्क कराने का अधिकारी भी होता है सचिव। वह केंद्रीय तथा अन्य राज्य सरकारों के मध्य एक संचार का माध्यम है, मतलब एक संचार के रूप में कार्य करता है। उसका पद और उसके कार्य इतने महत्वपूर्ण है कि वह टेन्योर पद्धति से परे है। व्यवहार में मुख्य सचिव या तो मुख्य सचिव के पद से ही रिटायर हो जाता है
अथवा उसे केंद्र सरकार में और अधिक महत्वपूर्ण पदों पर स्थानांतरित किया जाता है। राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति सन 1963 ने मुख्य सचिव के पद की महत्ता बताते हुए लिखा है, सरकारी यंत्र का मुखिया तथा मंत्रिपरिषद के सलाहकार के रूप में मुख्य सचिव एक विशेष स्थिति का अधिकारी होता है। वह राज्य प्रशासन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। विभागों में होने वाले कार्यों को देखने के साथ साथ वह विभिन्न विभागों में समन्वय के कार्य संपन्न करता है, जिससे राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों के क्रियान्वयन में एकता बनी रहती है। जो राज्य सरकार द्वारा जो नीतियां अपनाई गई है उस कार्य को में करने में क्या है, एकता बनी रहती है। निदेशालय अथवा विभाग। राज्य प्रशासन में अगली इकाई निदेशालय या विभाग है। राज्य प्रशासन का प्रत्येक विभाग एक निदेशक या विभागाध्यक्ष के नेतृत्व में कार्य करता है, विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। इनका उत्तरदायित्व सचिवालय द्वारा निर्धारित विभागीय नीतियों को लागू करना है। जो नियम बनाए गए हैं, इस प्रकार निदेशालय की स्थिति मंत्रालय सचिवालय के सचिव से निम्न होती है और विभाग और निदेशालय का सीधा संपर्क मंत्री से न होकर सचिवालय के माध्यम से होता है, लेकिन जनसाधारण से विभाग का सीधा संपर्क होता है। जिला प्रशासन भी भारतीय प्रशासन की एक महत्वपूर्ण इकाई है। भारत में वर्तमान में 723 जिले हैं जो कि प्रशासन के मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिला प्रशासन एक लंबे इतिहास की देन है। जिला प्रशासन लोक प्रशासन का वह भाग है जो एक जिले की सीमा के अंदर रहकर लोगों के लिए आवश्यक जो जरूरी प्रबंध करता है। भारत में जिलों का निर्माण राज्य सरकार के द्वारा अपनी प्रशासनिक सुविधा के लिए किया जाता है। अतः संक्षेप में जिला प्रशासन राज्य सरकार के संपूर्ण कार्यों का एक विशेष क्षेत्र में केंद्रीयकरण है। जिला प्रशासन की चोटी पर एक अधिकारी होता है जिसे उपायुक्त या जिला कलेक्टर कहते हैं। उसे जिला प्रशासन की दूरी कहा जाता है। इसके इर्द गिर्द संपूर्ण प्रशासन घूमता है। उसे सरकार या नुमाइंदा सरकार की आँख कान, जिला प्रशासन की चाप का केंद्र, जिले का प्रथम नागरिक या जिले का प्रशासक या सर्वोच्च अध्यक्ष, प्रजातंत्र का मित्र या पंचायती राज व्यवस्था का अध्यक्ष भी कहा जाता है। किसे? जिला उपायुक्त या जिला कलेक्टर को। भारतीय प्रशासन में उसे विशेष दर्जा प्राप्त है। सदियों पहले जिलाधीश की शक्तियों के बारे में प्रकाश डालते हुए मैकवाले ने कहा था, जितनी शक्तियाँ भारत में उपायुक्त के पास हैं उतनी शक्तियाँ संसार के किसी भी भूभाग में किसी भी अधिकारी के पास नहीं हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने से लेकर स्थानीय प्रशासन तक वह कई प्रकार के कार्य कर सकता है। उपमंडलीय प्रशासन एक जिले के 2 या 3 उपमंडलों में बांटा जाता है। राज्य सरकार को अपराधों को कम करने के उद्देश्य से जिलों को मंडलों में बांटने का अधिकार देता है। इसी प्रकार भी जिले को बांटने का अधिकार देता है, परंतु वास्तव में राज्य सरकारें भू राजस्व इकट्ठा करने तथा अपराध कम करने के उद्देश्य से जिलों को उपमंडलों में बांटती है। हरियाणा में आजकल कुल 72 उपमंडल हैं। प्रत्येक उपमंडल का एक अधिकारी होता है जिसे एसडीओ या एसडीएम कहते हैं। इस अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार करती है और वह हरियाणा की प्रशासनिक सेवा एचसीएस का अधिकारी होता है। प्राय कई बार भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारी को भी इस पद पर नियुक्त किया जाता है। वह उपायुक्त की कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं राजस्व एकत्रित करने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त वह अधिकारी मंडल में
गठित होने वाली सभी प्रशासनिक गतिविधियों के प्रति उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त उपमंडलीय प्रशासन के अधीन प्रशासनिक इकाई के रूप में तहसील, उप तहसील और ब्लॉक इकाई कार्य करती है। तहसील उपमंडल के नीचे कई प्रशासनिक इकाई को तहसील कहते हैं। यह अति प्राचीन इकाई है जो अंग्रेजों के शासन से पूर्व भी विद्यमान थी। राजस्व प्रशासन भूमि का रिकॉर्ड रखने तथा सामान्य प्रशासन के लिए मुख्य इकाई है। यहाँ पर प्रशासन का सारा आधारभूत रिकॉर्ड रखा जाता है। यह ग्रामीण लोगों से घनिष्ठ संबंध रखता है। तहसीलदार इस इकाई का अध्यक्ष होता है। वह या तो सीधा भर्ती किया जाता है या उप तहसीलदार की सेवा से पदोन्नत किया जाता है। हरियाणा में इस समय 93 तहसीलें हैं। उप तहसीलदार के कार्यभार को हल्का करने के लिए तहसील को उप तहसीलों में बांटा जाता है। इस प्रशासनिक इकाई की अध्यक्षता उप तहसीलदार करता है। यह अधिकारी सीधा भी भर्ती किया जाता है। यह तहसीलदार की प्रशासनिक मामलों में मदद करता है। हरियाणा में इस समय 50 उप तहसीलें हैं। ब्लॉक उप तहसील को ब्लॉकों में बांटा गया है। हरियाणा में इस समय 140 ब्लॉक हैं। विकास तथा कल्याणकारी योजनाएं भी लागू की जाती हैं। इसकी अध्यक्षता एक अधिकारी करता है जिसको बीडीओ कहते हैं। एक ब्लॉक में एक पंचायत समिति होती है। एक पंचायत समिति में कई पंचायतें होती हैं। बीडीओ पंचायत के कार्यों एवं गतिविधियों की देखरेख करता है। हरियाणा में प्राय एक ब्लॉक में 50 या 60 गांव होते हैं। नगरीय स्थानीय स्वशासन राज्य के प्रशासकीय ढांचे की अगली इकाई स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के रूप में विद्यमान है। 74वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा छोटे छोटे नगरों में नगर परिषद या नगर पालिका तथा बड़े बड़े नगरों में नगर निगम की व्यवस्था की गई है। ये संस्थाएं स्थानीय लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती हैं। इन्हें स्थानीय मामलों के प्रशासन में स्वायत्तता प्रदान की गई है, परंतु राज्य प्रशासन जिलाधीश तथा उप मंडल अधिकारी के माध्यम से इन पर आदेश अथवा परामर्श के द्वारा नियंत्रण रखेगा। संक्षेप में इन संस्थाओं के माध्यम से प्रशासन में जन सहभागिता लाने का प्रयास किया गया, जो सफल लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आवश्यक है। पंचायती राज संस्थाएं संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा पंचायती राज एक्ट पास करने के बाद पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में विशेष दर्जा दिया गया है। इससे पूर्व इन संस्थाओं को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों अनुच्छेद 40 में ही स्थान प्राप्त था। अब संविधान के अध्याय 9 के अनुच्छेद 243 ए से लेकर 243 ओ तक तथा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित मामले वर्णित किए गए हैं। 73वें संशोधन में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य सरकारें 3 स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करेगी और उनके नाम चाहे कुछ भी हो। ये स्तर हैं: ग्राम स्तर पर पंचायत, मध्य स्तर ब्लॉक पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद। हरियाणा सरकार ने 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के अनुरूप 22 अप्रैल 1994 को एक नया हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 लागू किया। भिन्न भिन्न राज्यों में पंचायतों को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश में ग्राम पंचायत, गुजरात, केरल, तमिलनाडु में विलेज पंचायत तथा गोवा और राजस्थान में पंचायत के नाम से जाना जाता है। पंचायत समिति पंचायती राज की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। यह पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली के मध्य स्तर पर स्थित होती है। यह जिला परिषद और पंचायत को जोड़ने के लिए कड़ी के रूप में कार्य करती है। कर्नाटक तथा गुजरात में से तालुक पंचायत, उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय पंचायत तथा अरुणाचल प्रदेश में आंचल समिति के नाम से पुकारा जाता है। हरियाणा के प्रत्येक खंड पर
एक पंचायत समिति की स्थापना की गई है। राज्य में कुल 126 पंचायत समितियां हैं। जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था की उच्चतम और शक्तिशाली इकाई होती है। जिला परिषद का गठन देश के सभी राज्यों में जिला स्तर पर किया गया है। यद्यपि कई राज्यों में इसे जिला पंचायत कर्नाटक, गोवा, उत्तर प्रदेश एवं डिस्ट्रिक्ट पंचायत गुजरात, तमिलनाडु, केरल भी कहते हैं। हरियाणा में इस जिले परिषद क्या कहते हैं? हरियाणा में जिला परिषद कहते हैं। हरियाणा राज्य में गठित जिला परिषदों की संख्या 21 है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है इस टॉपिक को आप अच्छे से रीड करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।